जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 12 का जो बायोलॉजी है। चैप्टर 7 का नाम क्रम विकास यानी इवोल्यूशन है। तो हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति। दूसरा टॉपिक है जीवन स्वरूप का विकास एवं एक सिद्धांत। और तीसरा टॉपिक है विकास के प्रमाण क्या है। चौथा टॉपिक है अनुकूली विकिरण क्या है। पांचवा टॉपिक है जैव विकास। छठा टॉपिक है विकास की क्रियाविधि एंड सातवां टॉपिक है हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत। और उसके बाद है आठवां टॉपिक हम लोग का देखिए है यहाँ आठवां टॉपिक है विकास का संक्षिप्त विकिरण विवरण विकास का संक्षिप्त विवरण। उसके बाद है नौवां टॉपिक हम लोग का मानव का उद्भव और विकास। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक टॉपिक करके हम लोग इस चैप्टर को पूरे समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो हम लोग का चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग का फर्स्ट टॉपिक। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो पहले तो हम लोग जानेंगे कि यह क्रम विकास होता क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्रम विकास क्या होता है यानी इवोल्यूशन क्या होता है। क्रम विकास का अर्थ आनुवंशिकी परिवर्तन होता है। जो क्रम विकास होता है उसका अर्थ आनुवंशिकी परिवर्तन होता है। क्रम विकास सिद्धांत के अनुसार वर्तमान जीव जंतुओं से है। जो क्रम विकास का सिद्धांत है वर्तमान के जीव जंतुओं से है और उनके उत्पत्ति से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक होती है। क्रम विकास जो होता है प्राकृतिक मृत्यु तक होता है। जो जीव होता है उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक क्रम विकास होता रहता है। उसके आगे विभिन्न वैज्ञानिकों का अलग अलग मत होने के कारण जीव और जीवन की परिभाषा में अंतर है। जो कई सारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना अपना अलग अलग मत दिया। उनके अनुसार परिभाषा का जीवन की परिभाषा का अंतर अलग अलग है। किसी भी विशिष्ट जीव के विकास में सदैव दो भाग सम्मिलित होते हैं। जो कोई भी जीव होता है उसमें विकास का सदैव दो भाग सम्मिलित होता है। तो देखिए फर्स्ट में है, आप लोग फर्स्ट में जानिए। एक में है अपनी आबादी के समरूपी दूसरी सदस्यों से जटिल संबंध। जो अपनी आबादी से होता है, अपनी आबादी, देखिए फर्स्ट हम लोग का है अपनी आबादी के समरूपी दूसरी सदस्यों से जटिल संबंध बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है दूसरा। तो दूसरा हम लोगों का है जो दूसरा में देखिए दूसरा है उसका संपूर्ण वातावरण। फर्स्ट में है विकास में सदैव दो समरूपी दूसरी सदस्यों से जटिल संबंध बनाना। उसके बाद है दूसरा हम लोगों का उसका संपूर्ण वातावरण। उसका वातावरण अच्छा रहना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। चलिए अब हम लोग का देखेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जीवन की उत्पत्ति क्या होता है। पृथ्वी पर जीव का अस्तित्व, यह पृथ्वी है इस पर जीव का अस्तित्व प्रारंभिक काल में नहीं था। जो यह पृथ्वी है इस पर जीव का अस्तित्व प्रारंभिक काल में नहीं था। पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक काल में इतना अधिक ताप था कि जीव का उस समय उपस्थित होना असंभव था। इस जो धरती पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ जीव का उपस्थित होना असंभव था। जीवन की उत्पत्ति के विषय को लेकर अनेक कल्पनाएं वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत सारे कल्पनाएं किए हैं। कुछ वैज्ञानिक तो अपने प्रयोगों द्वारा अलग अलग तथ्यों को रखा। जो कितने सारे वैज्ञानिक हैं जो वह अपने प्रयोगों के अनुसार अलग अलग तथ्य यानी अलग अलग मत रखा। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे एक नंबर में हम लोग देखते हैं तो एक नंबर में है हम लोगों का जीव उत्पत्ति स्वतः हुई होगी। जो जीव का उत्पत्ति होगा, जीव का उत्पत्ति स्वतः हुई होगी। जो एक वैज्ञानिक था उन्होंने बोला कि जीव की उत्पत्ति स्वतः हुई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। तो हम लोग का दूसरा नंबर पॉइंट है कि
समुद्र द्वारा हुई होगी। जो दूसरा वैज्ञानिक है उन्होंने बोला कि समुद्र द्वारा हुई होगी। दूसरा वैज्ञानिक बोला कि समुद्र द्वारा हुई होगी। उसके बाद तीसरा वैज्ञानिक बोला कि रासायनिक तत्वों के परिवर्तन से हुई होगी। रासायनिक तत्व है उसके परिवर्तन द्वारा। रासायनिक तत्वों के परिवर्तन द्वारा हुई होगी इत्यादि कई सारी कल्पनाएं हैं। हम लोग इतना ही को देखेंगे। चलिए अब देखिए, यह टॉपिक हम लोगों का हुआ जीवन की उत्पत्ति का, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसका जो टॉपिक हम लोग का यह समाप्त हुआ। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक मत। जो जीवन की उत्पत्ति हुआ है उसका आधुनिक मत क्या है, मतलब इस समय का जो मत क्या है। तो चलिए जानते हैं। आज हम जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों की कल्पना कर सकते हैं। सर्वप्रथम जीव डीएनए तथा आरएनए की एक पट्टी थी। जो सर्वप्रथम जीव थी उसमें डीएनए तथा आरएनए की एक पट्टी थी, जिससे आवश्यक एंजाइमों की सहायता से अपनी प्रकृति संश्लेषण किया जो इस प्रकार है। जो कई सारे प्रकृति संश्लेषण किया, वह एंजाइम का जो प्रकृति संश्लेषण हुआ जो इस प्रकार है, जो हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक नंबर पॉइंट, हम लोग का जो पॉइंट है एक नंबर, किसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल की एक पट्टी का संश्लेषण हुआ होगा। जो किसी प्रकार एक न्यूक्लिक अम्ल का पट्टी का संश्लेषण हुआ होगा। दूसरा हम लोग जानते हैं, दूसरा है इसके बाद पूरक न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण हुआ होगा। जो पूरक न्यूक्लियोटाइड है, जो दूसरा पॉइंट है, इसके बाद पूरक न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण हुआ होगा। तीसरा पॉइंट है हम लोगों का, इसके बाद प्रथम पट्टी नई पट्टी से अलग हुई होगी। जो यह प्रथम पट्टी थी वह अलग हुई होगी उस पट्टी से। तीसरा पॉइंट है उसके बाद प्रथम पट्टी नई पट्टी से अलग हुई होगी। चौथा पॉइंट हम लोगों का है अतः अंत में न्यूक्लियोटाइड पट्टियों के चारों ओर जीव द्रव्य एवं झिल्ली का निर्माण हुआ होगा। जो हम लोगों का चौथा पॉइंट उसमें बताया जा रहा है कि अंत में यानी एंड में, अंत में न्यूक्लियोटाइड पट्टियों के चारों ओर, जो चारों ओर न्यूक्लियोटाइड के चारों ओर द्रव्य एवं झिल्ली का निर्माण हुआ होगा। वह उसके चारों ओर द्रव्य एवं झिल्ली का निर्माण हुआ होगा। झिल्ली का निर्माण हुआ होगा। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया, जिसमें जीवन की उत्पत्ति का यह आधुनिक मत है। तो चलिए फिर से हम लोग जान लेते हैं इसको एक बार और। तो यह मत है फर्स्ट। देखिए प्रथम है किसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल की एक पट्टी का संश्लेषण हुआ होगा। जो संसार में किसी तरह न्यूक्लिक अम्ल की एक पट्टी का संश्लेषण हुआ होगा। उसके बाद दूसरा है, इसके बाद पूरक न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण हुआ होगा। तीसरा है इसके बाद प्रथम पट्टी नई पट्टी से अलग हुई होगी। चौथा है अंत में न्यूक्लियोटाइड पट्टियों के चारों ओर जीव द्रव्य एवं झिल्ली का निर्माण हुआ होगा। इससे अब जीव का निर्माण हुआ होगा। यह आधुनिक मत था, वैज्ञानिकों का जो आधुनिक मत था वह था। चलिए अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसे जानते हैं। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है क्रम विकास के प्रमाण। क्रम विकास के प्रमाण क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसे।
जीवन की उत्पत्ति क्रम विकास का मुख्य देन है। यह केवल धारणा ही नहीं बल्कि यह सत्य है जिसका अनेक प्रमाणों द्वारा समर्थन होता है। क्रम विकास के प्रमाण में है, जीवन की उत्पत्ति क्रम विकास का मुख्य देन है। जो जीवन की उत्पत्ति है उसमें क्रम विकास का मुख्य देन है, क्रम विकास का मुख्य देन है। यह केवल धारणा ही नहीं, यह क्रम विकास जो है केवल धारणा ही नहीं, यह एक सत्य है जिसका अनेक प्रमाण यानी एविडेंस द्वारा समर्थन होता है। तो चलिए हम लोग एक में जानते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है, एक में वर्गीकरण, एक में है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो इसका वर्गीकरण जो है हम लोग जानते हैं। इसको क्रम विकास के प्रमाण में जो फर्स्ट है वर्गीकरण, उसको हम लोग जानते हैं। ऐसे जंतु जिनमें कुछ गुण सर्वनिष्ठ होते हैं, वैसे जंतु जिसमें कुछ गुण होता है वह सर्वनिष्ठ होता है, एक ही संघ में रखे जाते हैं। जो जीव का जो एक ही संघ में रखा जाता है उसका सर्वनिष्ठ गुण होता है। तो जैसे हम लोग जान लेते हैं एज, जैसे में हम लोग जानते हैं, एक में जानते हैं, मानिए कि मेढक, मेढक होता है। उसके बाद है छिपकली, दूसरा। तीसरा हम लोग जान लेते हैं जो इसमें कबूतर, उसके बाद खरगोश, उसके बाद हम लोग जानते हैं खरगोश के बाद जो इसके बाद एक कार्डेटा संघ आता है, इत्यादि। इत्यादि। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है आकृतिक प्रमाण। सॉरी, यहाँ हम लोग का जो क्लासिफिकेशन टॉपिक था उसको यहाँ हम लोग देखे थे, यहाँ देखना था हम लोग को जो टॉपिक अलग। इसके पिछले में हम लोग यहाँ देख लिए हैं, यहाँ हम लोग देख लिए हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ था हम लोग का जो वर्गीकरण यहाँ था, कोई बात नहीं। चलिए एक बार हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं। ऐसे जंतु जिनमें कुछ गुण सर्वनिष्ठ होते हैं, जिसमें कुछ गुण जो सर्वनिष्ठ होते हैं, एक जैसे ही का कार्य करते हैं, एक ही संघ में रखे जाते हैं। जो वह कार्य जो करते हैं एक ही जैसे करते हैं, सर्वनिष्ठ होते हैं, वह कार्य एक ही जैसे करते हैं, उसे एक ही संघ में रखा जाता है। जैसे हो गया आपका मेढक, खरगोश, उसके बाद हो गया आपका कबूतर, उसके बाद कार्डेटा संघ, इत्यादि बहुत सारे हैं। चलिए अब हम लोग का देखते हैं अगला जो टॉपिक है यहाँ आकृतिक प्रमाण। तो आकृतिक प्रमाण क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या है इसको जानते हैं। जीवों के पाद यानी पैर, जो जीव का पैर होता है, जीवों का पैर, मस्तिष्क तथा हृदय का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि विभिन्न कशेरुक जंतुओं के रचनाओं में मूल समरूपता है, जैसे मछली, मेढक, मनुष्य इत्यादि। आकृतिक प्रमाण में हम लोग देखे हैं कि जीवों के जो पैर होता है, मस्तिष्क तथा हृदय, तुलनात्मक अध्ययन करने पर, तुलना के अध्ययन, जो तुलना हम लोग करके अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर यह पता चलता है कि विभिन्न कशेरुक जंतु के रचनाओं में मूल समरूपता होता है। मूल यानी बहुत ही सेम, मूल समरूपता होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देखिए यहाँ मछली,
मछली, उसके बाद मछली के बाद मेढक, उसके बाद मनुष्य। जो यह मूल समरूपता है, आकृतिक प्रमाण का यह मूल समरूपता, यह तीनों जैसे है, यह आकृतिक प्रमाण का मूल समरूपता है। तो चलिए दोस्तों, यह जो हम लोग का आज का टॉपिक था, यह टॉपिक हम लोगों का समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। अगर रोज़ क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जाकर फेसबुक से और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। चलिए, यह वीडियो हम लोग का लास्ट हुआ और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग का आगे का टॉपिक है उसमें जीवाश्म विज्ञान पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जीवाश्म विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक इसके अगले वीडियो में, सेकंड पार्ट में। यह वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 1 है वीडियो का। वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जीवाश्म विज्ञान।